प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मतलब फायदा। बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं? फायदे के लिए। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कुछ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो काम कर रही हैं बट वो प्रॉफिट सीक नहीं करती हैं। क्या बोल रहा हूँ? कुछ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट सीक नहीं करती, वो बस काम करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करती हैं। उनको हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब है कि वो काम तो कर रही हैं बट उनका एजेंडा प्रॉफिट लेने का नहीं है। जैसे जैसे क्या हो सकता है? तुम्हारा चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया, तुम्हारा कोई एनजीओ हो गया, और क्या हो सकता है? ये वृद्धाश्रम हो सकते हैं, जहां भी तुम लोग सेवा वगैरह देने जाते हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, क्या था? पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर अकाउंट में हम लोग किस चीज के लिए कंसर्न थे? सबसे पहले क्या बनाते थे? ट्रायल। फिर क्या करते थे? फ्लक्चुएटिंग। ओके। इससे बीच में वो भी तो था, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट बनाते थे ना, जिसमें सिंपल कैपिटल कैपिटल लिख देते थे, फ्लक्चुएटिंग में हम पूरे साल की ट्रांजैक्शन लिख देते थे। उसके बाद हमने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के बाद पीएनएल पढ़ा था हमने। पीएलएन के बाद वो बैलेंस शीट पढ़ी थी। ये तीनों चीज हम लोग क्यों करते थे? ये तीनों चीज हम लोग ये बात जानने के लिए करते थे कि हमारा साल भर में प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है, और एट लास्ट हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है ना? तो ये बेसिकली किस घड़ी पे चल रहा था? ये चल रहा था कि भाई मेरा प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि लास्ट में मेरा अगर प्रॉफिट होगा तभी मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। अगर नहीं होगा प्रॉफिट तो 2-4 साल चलेगा, जब तक मेरे पास कैपिटल है, उसके बाद बंद हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। अब उनका बात करने का मतलब क्या है कि इन लोगों को प्रॉफिट से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा लिखा है नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब आप प्रॉफिट में तो डील नहीं करोगे, बट तुमने ये देखा है कि ये चैरिटेबल हॉस्पिटलों को नाम ही आगे चैरिटी चैरिटी लिखा हुआ है। चैरिटी का मतलब है कुछ पैसा का फ्लो होगा। उसके बाद कुछ ऐसे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं, जो स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं कि वो लोग खेलें और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आए, है ना? वो लोग फीस नहीं चार्ज करते। अब फीस नहीं चार्ज करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, उसकी फीस थी 2,20,000 समथिंग होती है ना इंजीनियरिंग की, बट वो हमसे चार्ज करता था सिर्फ 11,000 रुपए साल के। बाकी बीच का पैसा कौन दे रहा है? कोई ना कोई बंदा दे रहा है ना? या फिर गवर्नमेंट दे रही है, या तो गवर्नमेंट देगी या चैरिटी देगी। तो इस पैसे का भी तो हिसाब रखना पड़ेगा हमें। मतलब हमें जानना पड़ेगा कि भाई ये पैसा जो आ रहा है, ये सही जगह जा रहा है कि नहीं। उसके दो रीजन है। एक तो मेरे को पता चलती है फ्लो पैसे की। दूसरी चीज, जो भी मेरा फंड दे रहा है, वो कभी पूछ सकता है ना कि भाई पैसा तुम कहाँ खर्च कर रहे हो, है ना? तो इनसाइट्स देने के लिए हमें पता करना होता है कि भाई क्यों आपने इतना पैसा खर्च किया, कहाँ किया, कैसे किया। ठीक है, अब हम लोग इसी को देखेंगे आगे। अब इसमें ना सबसे पहली चीज है, सबसे पहले हम लोग उसमें क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग? ट्रेडिंग ना? ठीक है,
एक फीचर पढ़ लो यार, फीचर इंपॉर्टेंट है, फीचर तुम्हें आने चाहिए। फीचर क्या हो सकते हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के? पहली चीज ये बताओ कि इनको पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न समझे ना, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा हॉस्पिटल्स, इसमें आएगा स्कूल कॉलेज। तुम लोगों के स्कूल की या कॉलेज की फीस कितनी है? कितना? 2000? किसी स्कूल कॉलेज की, मतलब तुम लोग तो 10th तक भी पढ़ के आए हो, कभी भी थी तुम्हारी 2000 रुपए? ये पर मंथ बता रहे हो पर ईयर बता रहे हो? पर ईयर। तो ऐसा कभी हो सकता है कि इतनी कम फीस में कोई पढ़ा रहा हो? हाँ, नहीं ना। तो मतलब तुम्हारा पैसा कोई ना कोई और दे रहा है ना? कौन दे रहा है भाई? गवर्नमेंट दे रही है। अब उसी में जैसे मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा वैसे तो, उसके बाद मैंने एक स्कूल खोल दिया अपना। वहां मैंने बोल दिया कि भाई जितने भी बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें मैं फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो जिंदगी का कंसर्न है वो मेरा प्रॉफिट लॉस नहीं है, प्रॉफिट लॉस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मेरा कंसर्न है कि भाई मेरा नॉट फॉर प्रॉफिट है, बट मेरे को लोगों को सर्विस देनी है। तो इन लोगों का जिंदगी में पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड सर्विस टू पब्लिक। अब देखो यहाँ पे चीजें देखो, हॉस्पिटल सर्विस दे रही है ना? जितने भी चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं वो आपसे 100 रुपए ही चार्ज करते हैं, पर उनकी फीस अगर 300 या 400 रुपए होती है तो जो चैरिटी का फंड है उससे वो लोग काम करते हैं, ठीक है? उसके बाद स्कूल कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस तुम्हारा कॉलेज को तो फंड गवर्नमेंट कर रही है, बट ऐसे भी कुछ स्कूल्स होते हैं जिनको फंड कोई पब्लिक करती है, कुछ कंसर्न्ड पीपल करते हैं जो आपको वो देते हैं, फंड्स देते हैं, ठीक है? उसके बाद कॉलेजेस सेम एज स्कूल, यूनिवर्सिटीज सेम एज दीज टू। उसके बाद ट्रेड यूनिट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऐसे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ट्रेड यूनिट का मतलब कुछ नहीं है, एक कोई सी भी यूनिट जो ट्रेड का मतलब है व्यापार, उसको सूट करती है, बस सिंपल, ज्यादा नहीं अंदर जाने का। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी वही है, कॉमर्स का मतलब है ट्रेड से रिलेटेड ही चीजें, ठीक है? उसके बाद है ट्रस्ट। ऐसा होता है ना, हमने अपना ट्रस्ट खोला है जो गरीबों लोगों की मदद करता है। एक वो आती है यहाँ पे वैन, बहुत गंदा सा म्यूजिक बजा के, वो कपड़े कपड़े लेने, वो बजाता ही रहता है वो। उस पे पढ़ना कभी, कोई वो ट्रस्ट है यहाँ पे कोरेगांव पार्क में, जाने कहाँ है, उस पर लिखा हुआ है। तो वो सब होते हैं ट्रस्ट। अब वो भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए चल रहा है, ठीक है? उसका काम प्रॉफिट लॉस नहीं है। उसके बाद है रिलीजियस कंसर्न। रिलीजियस कंसर्न का मतलब है जैसे ये गुरुद्वारा चल रहा है, गुरुद्वारा किसी से पैसा लेता है क्या संडे के खाने के? नहीं लेता। वो बस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए खाना खिला रहा है, पर खाने के लिए राशन आता होगा, खाने के लिए लोग लगते होंगे, चलो लोग भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोग अपनी सेवा दे देते हैं, बट राशन तो पैसों से आता है ना। अब वो पैसा कैसे आएगा? लोग कंट्रीब्यूट करके डालेंगे, ठीक है? अब हाँ ये बताओ मेरे को पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है इसमें? पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है? सोर्स क्या हो सकती है पैसे की इनके पास? ये मैं जानबूझ के इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जब भी तुम अभी आगे टेबल्स बनाओगे ना, उसमें तुम्हारे बड़ा काम आएगा। बताओ सोर्स क्या हो सकता है किसी भी ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा मिलने की? सोर्स क्या हो सकती है, कहाँ से आ सकता है पैसा, बताओ? मटेरियल प्रोवाइड किया? नहीं नहीं, मटेरियल प्रोवाइड में कैसे आएगा? अच्छा, मतलब तुम ऐसे कह रहे हो कि किसी ने गरीब लोगों को लिया, उनसे हैंडलूम वगैरह बनवाया, उसको बेचा और उसके पास पैसा आ गया। चलो ठीक है, सर्विस ही प्रोवाइड कर दी। और बताओ? मेजर पैसा गवर्नमेंट से भी आ सकता है, वेरी गुड। गवर्नमेंट से पैसा आ गया, तुमने बोला गवर्नमेंट से कि मेरे को फंडिंग चाहिए, गवर्नमेंट ने दे दी। और कहाँ से आ सकता है? ये डेक्कन क्लब का नाम सुना है क्या? पूना क्लब, डेक्कन क्लब का नाम नहीं सुना है? वेरी नाइस। ये
डेक्कन वाला इलाका है ना इधर, डेक्कन जिम खाना, डेक्कन जिम खाना सुना है? एफसी रोड सुना है पक्का? डेक्कन जिम खाने की ना मेंबरशिप की कॉस्ट पता है कितनी है? 12 लाख रुपए। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, 12 लाख रुपए। वो भी तब जब आपके एंसेस्टर्स डेक्कन क्लब में थे। कुछ नहीं है वो, तुम जिम यूज कर सकते हो, तुम कैफेटेरियाज यूज कर सकते हो, तुम गोल्फ खेल सकते हो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो, मतलब बेसिकली एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। उसका तुम कोई भी स्पोर्ट्स लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो, तो लाइफ टाइम वो सब्सक्रिप्शन टाइप बनता है। तो अब डेक्कन क्लब को कौन चला रहा है? प्राइवेट मेंबर्स ही चला रहे हैं। काम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। तो अब ये जो 12 लाख रुपए, मेरी एक दोस्त है उसने लिया 12 लाख का सब्सक्रिप्शन में, मेरा दिमाग खराब हो गया कि ऐसे इतना फालतू पैसा किस पे हो सकता है। 12 लाख का बस सब्सक्रिप्शन लिया है उसने। और मैंने कहा इसका फायदा क्या होगा? बोला बस एक कम्युनिटी का मेंबर बन गए, कभी भी स्विमिंग पूल यूज कर सकते हैं, कभी भी जिम जा सकते हैं, कभी भी ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। सिर्फ वो अकेला या उसके साथ वो और किसी को लेके जा सकते हैं? नहीं नहीं, वो अकेले जा सकते हैं, बाकी लेके जाना हो तो जाओ, पर एक आध बारी, ऐसे फ्रीक्वेंट नहीं। हाँ तो वो ना एक कम्युनिटी है। तो आप देख रहे हो इसको मैं सब्सक्रिप्शन लिख सकता हूँ। कोई बंदा 12 लाख रुपए दिए तो उसने सब्सक्राइब ही तो किया सर्विसेज को। जैसे तुम लोग नेटफ्लिक्स प्राइम इन सब का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 1 महीने का, साल का, 6 महीने का, जितना भी तुम्हारा बजट अलाउ करता है उतना सब्सक्रिप्शन लेते हो। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि मैं कुछ पैसा दे रहा हूँ, आप मेरे को सर्विसेज दो फॉर दैट मच टाइम। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आ गया। और क्या हो सकता है हमारे पास? और क्या हो सकता है? नहीं नहीं, वैसे ही इमेजिनेशन में बताओ ना, बुक क्या देख रहे हो, वैसे ही बताओ सोच के। और क्या सोर्स हो सकती है इसमें पैसा देने की? मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कैसे पैसा कमाऊंगा? कंट्रीब्यूशन, वेरी नाइस। बस बोलो ना, ये सिंपल सी तो बात है, कंट्रीब्यूशन। और देखो, जैसे मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बोला कि अगर यार तुम्हें जुड़ना है और इसके साथ सर्विसेज देनी है, तुम्हें देनी पड़ेगी एडमिशन फीस। ऐसा होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एडमिशन फीस भी लेती हैं कि आप हमारा कम्युनिटी का नाम यूज करोगे आगे जाके, तो इसलिए एडमिशन फीस दो। तो एडमिशन फीस से भी मैं कमा सकता हूँ। ठीक है, एडमिशन फीस, ऐसे कुछ सोर्सेज होते हैं जहां से हमें पैसा मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद फीचर्स देख लो। फीचर है, पहला फीचर है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ना प्रोवाइड करता है सर्विसेज, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, सिंपल सा है। These concerns are formed by promotion of art, culture, sports, charity, etc. इसका मतलब यह है कि these not for profit organizations are concerned about education, sports, XYZ रीजन, कोई भी रीजन से खोल सकते हैं मंदिर। बस एट लास्ट एजेंडा क्या है? आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द मेंबर विल नॉट गेट डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? बता देता हूं, देखो, तुमने ये डिविडेंड जनरली हम स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं। स्टॉक मार्केट में कैसे यूज करते हैं? जैसे तुमने स्टॉक मार्केट का थोड़ा थोड़ा है आइडिया? नहीं है, वेरी गुड। स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं करते हम। जैसे ये फोन है, एप्पल है, एप्पल में तुमने कुछ पैसे डाले। पैसे डाले का मतलब है, देखो, एक एक कोई भी कंपनी है XYZ, इसको ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसको फंडिंग चाहिए होती है। जैसे मेरे को शर्मा एकेडमी को और ग्रो करना है तो मुझे किसी थर्ड पर्सन से या खुद से फंडिंग चाहिए होगी, मेरे को जगह लेनी पड़ेगी, मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, मेरे को प्रमोशन करना पड़ेगा, ये वो सब। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा पैसा, मैं उठाऊंगा पैसा।
पैसा उठाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, क्योंकि इनके पास है नाम, ये बताती हैं कि भाई मेरी असेट इतनी है, मेरे पास लायबिलिटी इतनी है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली रिपोर्ट ये है। देख रहे हो कि मैं प्रॉफिट में हूं 3 साल से, मेरी पोजीशन ये है मार्केट में, ठीक है, मैंने इतना ट्रेड किया है इतने करोड़ का। फिर ये क्या करता है, जैसे इसके पास है 100% शेयर, अब मेरे पास शर्मा एकेडमी के 100% शेयर है, बट मेरे को तुम्हें इंक्लूड करना है इसमें। तुम बोलोगे कि मैं पैसा तो लगा रही हूँ पर मैं 5% आपकी कंपनी में लूंगी। 5% का मतलब है कि अगर मैं लाख रुपए कमाऊंगा तो 5,000 सीधे सीधे तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये XYZ कंपनी ने ना 5% बेच दिया नन्या को, 5% बेचे सौजन्या को, ठीक है। अब तुम दोनों को 5-5% बेच दिए इसने, अब तुम्हें 5-5% बेचने से तुमने इसको कुछ पैसा दे दिया, पैसा दिया, ये प्रॉफिट दे रहा है, पैसा दिया प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। अब ऑन अ लार्जर स्केल ये क्या करता है, ये निकालता है अपने स्टॉक्स। स्टॉक में ये क्या करता है कि ये अपना कुछ परसेंटेज 5% पे बोलता है कि मेरे 5% शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है। अब ये अपने स्टॉक्स निकालता है, स्टॉक से 1 रुपीज का एक, तो कितने स्टॉक निकाले इसने, 100 स्टॉक निकाले ना। ये अब इसको मार्केट में बेच देगा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, हम जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को ग्रो पे, जरोदा पे, किसी पे भी मीडियम पे ये बेच देगा। अब मैं आ गया भाई, मैंने कहा मैं ये 5-5% तो खरीद नहीं सकता था पूरे 100 रुपए, पर मैं 1 रुपया जरूर खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आया, मैंने 20 शेयर खरीद दिए, 20 शेयर मतलब मैंने सिर्फ 20 रुपए खर्च किए हैं, और मैं इस कंपनी का पार्ट हो गया। तुम लोग तो थे ही, तुम लोगों के पास 12% है, पर मैंने भी छोटा सा परसेंटेज ले लिया। अब कंपनी ने क्या किया, ये मार्केट से पैसा उठाया है, ये क्या था, ये इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया था। जब भी कोई कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है उसको स्टॉक्स एक्सचेंज कहते हैं, सिंपल, ठीक है। यही स्टॉक्स में होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में तुम उसके छोटे छोटे पार्ट्स खरीद लेते हो, वो ग्रो करती है, साथ में तुम भी ग्रो करते हो। ऐसा भी होता है, किसी के दादा वादा ने ICICI बैंक का एक शेयर लिया था, वो तब 1,000 का था, अब वो 1 लाख का हो गया, तो इतना प्रॉफिट उसका, ऐसा। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में करना चाहिए ट्रेड, बट पढ़ाई लिखाई करके, ऐसे नहीं, है ना। तो अब स्टॉक्स में क्यों बता रहा था तुम्हें, स्टॉक्स मैंने बताया, अब स्टॉक्स में कुछ अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं, जैसे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यूनिलीवर का नाम सुना है, अरे ये प्रोडक्ट आते हैं तुम्हारे घर पे, हिंदुस्तान यूनिलीवर का बेस्ट प्रोडक्ट बताता हूँ तुम्हें, क्या ये जिलेट, जिलेट शेविंग वाला, और क्या आता है, अरे बहुत कुछ आता है यार, अभी अभी तो रिपोर्ट की थी मैंने उसकी। क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ बताओ, मुझे भी बताओ, बोलो बोलो, पहली बार सुन रही हो, देखो, अरे मैं बताता हूँ, HUL के प्रोडक्ट सुनो, सारे तुम लोग यूज करते होगे, डव शैम्पू, हॉर्लिक्स, किसान केचप, सर्फ एक्सल, लक्स, और इतने ही बहुत है इसमें। ये तुम्हारा, ये पियर्स, हगीज, ये सब, वैसलीन, सब HUL का है, ठीक है। तो लाइफ बॉय, सब HUL का, ठीक है। अब HUL क्या करेगा कि तुमने उसके शेयर खरीदा, उसका शेयर 2,500-3,000 रुपए का होता है, एक शेयर तुमने खरीदा, तो वो पर 6 महीने तुम्हें डिविडेंड देता है। डिविडेंड क्या होता है, एक स्मॉल परसेंटेज
जो वो अपने सारे स्टेक होल्डर्स को देता है एज अ बोनस कि भाई तुम हमारे साथ जुड़े, लो तुम्हें 18 रुपए पर शेयर देता हूं। तो डिविडेंड इज अ स्मॉल अमाउंट दैट कंपनी पे एज अ रॉयल्टी। कंपनी पे एज अ बोनस भी बोल सकते हो, बोलने को बोल सकते हो, बाकी बोनस इज नॉट अ राइट वर्ड। बाकी बोल सकते हो कि आप हमारे साथ जुड़े थे, आपको हम एज अ ग्रीटिंग वो दे रहे हैं कि आपको हमने बोनस दे दिया, तुम मेरे साथ जुड़े, दिवाली पे मैंने बोनस दे दिया, वो भी एक तरह का डिविडेंड ही हो गया। बट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में उसे कोई मतलब ही नहीं है, वो प्रॉफिट शेयरिंग करता ही नहीं है, क्योंकि उसको प्रॉफिट से मतलब ही नहीं है। ये तो सिंपल सिंपल सी बात है ना, प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, कंपनी नहीं करेगी प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये तुम्हारा डिविडेंड नहीं देता है, ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। ये आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकती है कि भाई नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डिविडेंड देता है कि नहीं। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हाँ भाई, इसके इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हो सकते हैं, इलेक्टेड अब ये बताओ चलाएगा कौन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, वो नॉट फॉर प्रॉफिट उसको ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है, गवर्नमेंट एक बंदा अपना भेज देती है कि हमारा ये बंदा है, ये सारी चीजें ओवरव्यू करेगा बस। बोर्ड कमेटी में एक बंदा बैठा देती है, अगर तब बैठालती है जब गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा स्टेक हो उस उसमें। अब हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर चुन लेते हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं उसमें, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 10 लोग जुड़ गए, ठीक है। 10 लोगों ने इन 3 लोगों को चुना कि भाई आप लोग डिसीजन फॉर्म करो और जब भी जरूरत आए तो हमसे बात करो। सोसाइटी में होता है ना, सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या करते हैं हम सेक्रेटरी बना देते हैं, चेयरमैन बना देते हैं, तो क्या है डिसीजन मेकिंग थोड़ी आसान होती है, ठीक है। बस वही है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स। उसके बाद है भाई, हाँ इसमें 3 चीजें बनती हैं। रिसीट क्या होती है? इनवॉइस, वेरी नाइस। अब इस केस में बस उल्टा है अनन्या, मतलब इसका क्या हो सकता है सौजन्य, तुम बताना रिसीट का मतलब। अब ये मत बोलना वही जो अनन्या ने बोला, बताओ बताओ। बोल दो यार, जल्दी बोल दो। हाँ, कोई बात नहीं। अरे रिसीट सिंपल, हमारे पापा का ये रूल था कि जो भी चीज तुम खरीद के ला रहे हो 1 रुपए की भी लाओ, रिसीट लेके आना, प्रूफ। क्या पता उन्हें हम पे डाउट हो कि पैसा खर्च सही जगह हो रहा है कि नहीं, पर रिसीट का मतलब है। रिसीट हमें क्यों चाहिए होती है, एक तो हमारे पास प्रूफ होता है कि हमने कोई चीज खरीदी है, दूसरी चीज अगर पसंद नहीं आई तो रिटर्न करने के काम आता है, क्योंकि लिखा हुआ सामने वाला मान जाता है। लिखा वो ऐसे ही तुम बोलोगे कि हम आपसे लेके गए थे, वो सामने वाला डिनाई कर गया कि भाई मेरे से लिया ही नहीं, इसलिए रिसीट काम आती है। देखो इसमें हम लोग ना रिसीट एंड पेमेंट पे बात करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट, देखो बस इसमें इधर ना चीजें का मतलब थोड़ा सा उल्टा है, हम जाते हैं तो रिसीट लेके आते हैं, बट इधर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के केस में रिसीट हम लोग काट के देते हैं, काट के देते हैं। इसका मतलब है किसी ने, मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग गणपति आ रहे हैं, गणपति के लिए चंदा होगा,
चंदा होता है, तुमने चंदा दिया, उसका प्रूफ क्या है? रिसीट। तो तुम अपने को मत देखना अभी, चंदा मांगने कौन सी कमेटी आती है, नाम पता है? कौन सी सोसाइटी? यही विश्वरूप। ठीक है, विश्वरूप सोसाइटी आई। अब विश्वरूप सोसाइटी का काम प्रॉफिट बनाने का है क्या? नहीं, सर्विस प्रोवाइड करने का है। गार्ड दूंगा मैं, जब भी कोई ओकेजन होगा तो ये माइक वाइक लगवा दूंगा, अल्लाह बहुत मचाते हैं वैसे, और माइक दूंगा, खाना पीना कर दूंगा, बच्चों के लिए डांस ऑर्गेनाइज कर दूंगा, लाइटें लगा दूंगा, है ना, ये सब सर्विस प्रोवाइड करने का काम है। तो तुम विश्वरूप सोसाइटी से समझो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को, ठीक है। अब विश्वरूप सोसाइटी ने मेरे से चंदा मांगा, ठीक है, चंदा मैंने दे दिया, बदले में इसने मेरे को क्या दी? रिसीट दी। अब रिसीट का मतलब क्या समझ आ रहा है? इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि रिसीट का मतलब है कि इस पे पैसा आ रहा है, पैसा इनफ्लो। समझा? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सोसाइटी के पास। अभी तुम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को विश्वरूप सोसाइटी समझो, ये मत समझो। जैसे हम लोग लास्ट चैप्टर में सॉल्व एंटिटी खो दिए थे, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट इज फॉर योर बिजनेस नॉट फॉर योर सेल्फ। तभी हम लोग कैपिटल को लायबिलिटी में लिख रहे थे, बिकॉज बिजनेस हैज टू रीपे योर पैसा दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन योर अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव टू कंसीडर दीज ऑर्गेनाइजेशंस एज अ सोल प्रॉपर्टी, और इसके रिस्पेक्ट में सारी बातें होगी। अब जब ये विश्वरूप सोसाइटी जब जब रिसीट दे रही है, इसका मतलब इसे कुछ पैसा आ रहा है। तभी जब भी हम रिसीट एंड पेमेंट का टेबल बनाएंगे तो रिसीट में हम लोग वो ट्रांजैक्शन लिखेंगे जो हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, समझला ना? उसके बाद रिसीट आ गया, पेमेंट, बस मम्मी ने ट्रांजैक्शन किया, बिल काउंटर पे पापा को आगे कर दिया, पेमेंट। पेमेंट तो पैसा इनफ्लो, पैसा आउटफ्लो, है ना। आउटफ्लो का मतलब है यहां पे खर्चा कर रहा है ये, तो जितने भी खर्चे हैं दैट कम्स अंडर पेमेंट। अगर तुम्हारी विश्वरूप सोसाइटी को लाइट्स लानी है, खाने के लिए बर्तन रेंट पे उठाने हैं, ये ढपली वपली रेंट पे उठानी है, तो वो कोई पेमेंट करेगी, है ना, और वो पेमेंट लिख भी लेगी। फिर कुछ सोसाइटी के बंदे आएंगे, वो बोलेंगे अरे ये ढपली इतनी महंगी की, हमारे तो रिश्तेदार हैं वो इतना सस्ता दिलवा देते, है ना। तो वो जो पेमेंट रिसीट होती है, और उनको भी पेमेंट रिसीट दिखानी होती है कि भाई तुमने 50,000 लिए थे, 50,000 का काम किया भी है। ऐसे कुछ कुछ होते हैं सोसाइटी में, एक आध दो बंदे, तो वो कौन है? क्रिटिक है। उनसे क्या है? परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है ना, तो क्रिटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। माना उनकी बात बुरी लगती है, पर उन्हीं की वजह से एफिशिएंसी मेंटेन्ड है, ठीक है। तो पेमेंट इज खर्चा, रिसीट इज द इनफ्लो। अब देखो दूसरी चीज है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम क्या होती है हमारी? ये तो सिंपल सा है, वर्ड से ही समझ जाओगे। इनकम, इनकम जो सबको बहुत अच्छी लगती है, पैसा आना, जो हम लोग कहते हैं हमारी महीने में 3 बार आनी चाहिए विदाउट इंटरप्शन। तो इनकम, इनकम इज पैसा इन, और एक्सपेंडिचर बस। हम देखेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आता है, तुम्हारा रिसीट पेमेंट में क्या आता है, वो आगे देखेंगे। बट इसमें बैलेंस शीट जरूर बनती है। इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट था भाई, कि ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर वाला जो हमारा टेबल बनेगा, दैट इज सिमिलर टू हमारा दूसरा टेबल कौन सा बनता था लास्ट चैप्टर में?
अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये अभी आगे मैं समझाऊंगा कैसे, बट इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे काम आएगा। बैलेंस शीट जरूर बनेगी। बैलेंस शीट कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये बताती है कि वो प्रॉफिट लॉस में, हमें बाद में बैलेंस वो पर, हाँ, पोजीशन बताती है, पोजीशन बताती है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, वो ये बताती है कि आपके पास असेट कितनी है, आपके पास लायबिलिटी कितनी है। तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी बनेगी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम तीन चीज क्या बना रहे हैं। सबसे पहला रिसीट एंड पेमेंट, वो किसकी जगह हम बना रहे हैं, ट्रेडिंग की जगह। उसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, वो हम किसकी जगह बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। बट ट्रेडिंग अकाउंट और तुम्हारा कौन सा रिसीट एंड पेमेंट ज्यादा लिंक नहीं होता है, उसे ज्यादा लिंक नहीं करने का है, कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे। इसलिए हमने फर्स्ट चैप्टर पे बहुत ज्यादा टाइम दिया है ताकि कॉन्सेप्ट मिक्स ना करो। और जो तीसरा है तुम्हारा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट सेम है, बैलेंस शीट में मेहनत नहीं करनी, तो हमें बस मेहनत एक टेबल में करने की है, कौन सी वाली, रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है, अब देखो बहुत इजी सी चीज है, ये तो तुम लोग ही बता दोगे। डिफरेंशिएशन करते हैं, इसमें बड़ा मजा आता है मेरे को। बुक कर दो बंद अब, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछूंगा ना मैं। बहुत इजी इजी है, देखो ये आ सकता है, हालांकि मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है तुम्हारी एक्सरसाइज में, बट देख लेते हैं। पॉइंट डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है, वेरी गुड। ये होनी चाहिए क्या वैसे, नॉट फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, क्यों, ये बैलेंस करती हैं क्या सोसाइटी को। इंडिया में ना वो नहीं है। एक बहुत अच्छी फोटो देखी थी कल मैंने, इकोनॉमिक्स के मैं नोट्स बना रहा था स्वराज के 10th क्लास की बुक से, उसमें एक चेयर थी, हाँ देखा है क्या, क्या बहुत गंदी ड्राइंग बनाई है क्या, अरे यार ठीक है, नहीं बंदों को बैठाऊंगा ना मैं, लिखाऊंगा नहीं। देखो इस पे क्या था बहुत सारे बंदे बहुत आराम से बैठे हुए थे, तो इसमें रिच और पुअर का डिफरेंस बहुत कम था। दूसरी इमेज में क्या था, दूसरी इमेज में एक बंदा फैल के बैठा था यहाँ पे ऐसे, अब बेड पे लेटाया है इसको, ठीक है। दूसरे वाले बंदे, सारे बंदे इधर डेंस हो रखे थे, इसका मतलब है कि इस बंदे ने आधी से ज्यादा रिसोर्सेज घेर रखी हैं, और बाकी बंदे सिकुड़े हुए बैठे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम लोग कार ट्रिप पे जा रहे हो कहीं, या बस ट्रिप पे जा रहे हो स्कूल की, और कोई मोटा सा बंदा तुम्हारे बगल में बैठ गया, सीट इतनी छोटी सी हो गई, जाड़ा, हाँ वही, तो तुम्हें सांस लेने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। क्या कह रही हो, हुआ है मेरे साथ, फिर ठीक है। तो तुम्हें सांस लेने के लिए जगह ही नहीं मिल रही, तो रिसोर्स बराबर एलोकेट नहीं हुई, उस बंदे को 70% मिल गया, तुम्हें 30% ही मिल रहा है, तो प्रॉब्लम होगी। बट अगर दोनों बराबर बराबर हैं, रिसोर्सेज बराबर बट रही हैं, हवा दोनों को आ रही है, तो सफर थोड़ा प्लेजेंट होगा। सेम कंट्री का हाल होता है, कंट्री का हाल तभी ऐसा होगा अगर रिच और पुअर का डिफरेंस हमारा कम होगा। तो दीज ऑर्गेनाइजेशन ब्रिज दिस डिफरेंस ऑफ रिच एंड पुअर, क्योंकि उसको रिसोर्सेज मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन के लिए गया, एजुकेशन उसको इतनी महंगी मिली कि भाई एजुकेशन वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा,
अब वो डेली जो वेजेस कमा रहा है वो पूरे उसके एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं, तो अमीर कब बनेगा, या सेविंग कम करेगा, या घर कब बनाएगा, है ना। उसका तो वर्ड हैंड टू माउथ वाली कंडीशन हो जाएगी पूरी। अब हमें बैलेंस आउट करना है, तो अगर उसको रिसोर्सेज मिलती, उसे एजुकेशन सिस्टम पूरा मिल जाता, उसे हेल्थ फैसिलिटी पूरी मिल जाती, उसे खाना राशन मिल जाता, तो वो जो कमा रहा है वो अपने फ्यूचर को देखने में लगा देता। अभी उसका क्या चल रहा है कि भाई बस अभी काम चले, फिर घर का काम चले, खत्म। और ऐसे घरों में अगर कोई दिक्कत हो जाए कि कमाने वाला बंदा अब कमा नहीं पा रहा है, तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर डिस्टरबेंस बढ़ जाती है, फिर एक बंदे की लाइफ से 5-6 बंदों की लाइफ अफेक्ट हो जाती है। इसीलिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया जैसी कंट्री में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, और अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई करके अच्छे बंदे बन जाते हैं, तो वी शुड ओपन और कंट्रीब्यूट इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और कंट्रीज में भी होता है ये तुम्हारा, ये एक यूएन है, यूनाइटेड नेशन, सुना है थोड़ा थोड़ा। यूनाइटेड नेशन की ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो पूरे कंट्रीज में सिक्योरिटी इंश्योर करती है। ऐसे ही तुम्हारी यूनेस्को है, वो एजुकेशन के फील्ड में काम करती है। ऐसे बहुत सारी जगह काम करती है, तो हर कंट्री पार्ट है ऐसी वो स्कीम्स का। अभी कोविड आया था तो इंडिया ने फ्री वैक्सीन बांटी थी, फ्री वैक्सीन क्यों बांटी, क्योंकि कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उसे हम दे रहे हैं। तो वो हमने प्रॉफिट शेयरिंग तो नहीं की, हमने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए भेजी। ऐसे अफ्रीकन कंट्री बहुत गरीब है, तो कुछ लोग सर्विस देने वहां पर जा रहे हैं फ्री। ऐसे ही वहां पे जैसे ये अफ्रीका में ना बहुत डिस्टरबेंस रहती है, डिस्टरबेंस इन द सेंस गरीबी बहुत है और बंदों में जान बहुत है, तो बंदे क्या करते हैं, लूटमार करते हैं, लूटमार करते हैं, तो रिसोर्सेज अच्छी तरह मैनेज नहीं है, फिर एक्सटर्नल जगह से उनके पास वेपन्स आ जाते हैं, तो वो फिर डैमेज भी करते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं। तो एक यूनाइटेड नेशन की टीम भी है, यूनाइटेड नेशन पीस ट्रीटी हुई थी, तो उसमें क्या है, पीस टीम्स जाती हैं, तो इंडियन सोल्जर्स भी जाते हैं वहां सर्व करने। इंडियन सोल्जर्स और बाकी जितने भी यूएन के मेंबर है, सारे कंट्रीज अपने सोल्जर्स भेजती हैं फॉरेन कंट्री में सर्व करने के लिए। तो तुमने ऐसे भी कोई फौजी देखे होंगे जो फॉरेन में सर्व करके आए हैं, तो वो यूनाइटेड नेशन की पीस ट्रीटी के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं कंट्री में गए होंगे। तो ऐसे सब लोग सेवा कर रहे हैं जो भी अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, देखो इन इसका पहला चीज, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट ही होगा ना, इसका काम क्या है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। मैं अगर कोई बुक्स बना रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ प्रॉफिट के लिए, तो इसका काम क्या होगा, प्रॉफिट लेना। इसका प्राइमरी क्या होगा, प्रॉफिट नहीं लेना, फिर क्या करना, सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है भाई अकाउंट स्टेटमेंट, नहीं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं क्या, अच्छा बनाते हैं, इतना सोचना पड़ेगा इसमें। क्या बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट। और अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये तो इजी सा है, ये तो अभी अभी बोला मैंने। अकाउंटिंग स्टेटमेंट में, इसमें हम प्रॉफिट और लॉस में क्या बनाते थे, सबसे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग, फिर क्या बनाते थे सौजन्या, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर क्या बनाते हैं अनन्या, बैलेंस शीट। इसमें सिंपल सा है, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर,
और फिर बैलेंस शीट। नेक्स्ट नेट रिजल्ट। अरे हाँ, सरप्लस और डेफिसिट नहीं बताया मैंने तुम्हें, चलो वो भी बता देता हूँ। ओनर फंड। ओके, देखो सरप्लस का मतलब क्या हो सकता है? जैसे मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा जो ये प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग होता था, ट्रेडिंग के बाद अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था ना, इसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकलता था। ये दोनों ही हो सकते हैं, लॉस लॉस। इस केस में क्या होता है, ध्यान दे लेना 2 मिनट बस। अगर सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट बना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना, इसमें निकलता है सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस का मतलब यह है कि अगर मेरी राइट हैंड साइड जो क्रेडिट साइड होती है वो ज्यादा पैसा हो गया, मेरा पास पैसा एक्सेस में पड़ा है, इंग्लिश में समझना है सर प्लस, और हिंदी में समझना है तो सर पे मेरा बहुत प्लस पड़ा है, मतलब बहुत पैसा है मेरे पास एक्स्ट्रा। इस केस में एक्स्ट्रा पड़ा है मेरे पास। डेफिसिट तो अपने पास सही, हमें जो हमारे पास हमेशा होता है, टाइम नहीं होता, अच्छा खाना नहीं होता, घूमना नहीं हो पा रहा है, बारिश पड़ रही है, ये सारी चीजें डेफिसिट में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट रिजल्ट बोल सकते हैं हम इसको, नेट रिजल्ट इसके केस में तो वही हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस। इजी, प्रॉफिट लॉस। इस केस में क्या हो जाता है, मेरा सरप्लस या डेफिसिट। ठीक है, या तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बच गया, या मेरे पास पैसा कम पड़ गया। ठीक, अब ओनर फंड, ओनर फंड का क्या होता है इसमें? ठीक है, तो कैपिटल जो ओनर की होती है वो इन्वेस्टमेंट में दिखती है क्या इस केस में? हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट इन द सेंस वो पैसा हमारे को कहीं ना कहीं दिखता है ना इन्वेस्टमेंट में, कि पैसा हमने इतना लगाया है, तो कैपिटल वाला इस केस में दिखता है हमें। बट इस केस में जितना भी एक्यूमुलेशन अमाउंट होता है, ये जितना भी हमारे पास ये एक्स्ट्रा सरप्लस आ जाता है, वो हम लोग इनकम में डाल देते हैं। मतलब वो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो बढ़ता जाएगा और हमें रिटर्न करना पड़ेगा। इस केस में हमें रिटर्न नहीं करना, वो सिंपली इनकम हो गई। जैसे पापा मम्मी है, पापा मम्मी से हमने मांग लिए कि भाई हमें 100 रुपए दो, हमें ट्रिप पे जाने का है, 100 रुपए दो हमें घूम के आने का है। हम खुद भी नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस वाले हैं, प्रॉफिट वाले हैं ही नहीं, तो लौटाना पड़ता है क्या पापा मम्मी का पैसा? कभी नहीं लौटाते, पापा मम्मी का पैसा समझने का है। इस केस में लौटाना पड़ेगा, अभी तुम थोड़े बड़े हो जाओगे मेरे जितना, तो फिर लौटाना पड़ जाएगा। फिर पापा मम्मी कह देते हैं कि बेटा कमा रहे हो, दो, ये भी दो, और फिर उसके साथ ये भी जिम्मेदारी है, ये भी पूरी करो, कुछ और आ रहा है वो भी करो। तो वो टाइम के साथ तुम पे बढ़ेगा, बट अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले स्टेट में हो तुम दोनों, कि पैसे लो मजे करो, टेंशन नहीं लेने की। ठीक है, तो अपने को उस केस में लौटाना ही नहीं पड़ता, बट इस केस में अपने को लौटाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? बस